यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज हम ए आर देसाई के बारे में जानेंगे। ये मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन मार्क्सवादी पद्धति यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर किया और ये मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। अक्षय रमन लाल देसाई इनका पूरा नाम है। मार्क्सवाद के सिद्धांत और उनके ऐतिहासिक विधियों को इन्होंने अपने अध्ययन में लागू किया और ये मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। एक बात तो साफ है कि ये आता है कि मार्क्सवादी समाजशास्त्री कौन कौन है नेट में तो उसमें ए आर देसाई ने मार्क्स, एंजेल्स और लियोन ट्रोट्स्की की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। वे इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे और मार्क्सवादी रहे वो हमेशा। और ये इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष पद पे रहे। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी जिसकी चर्चा हमने पहले में की है। और देसाई की जो प्रमुख कीर्ति है जिसके बारे में आता है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक परिस्थिति, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये आता है। इन्होंने द्वंद्व जो एक्चुअली दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार नगरीकरण होता है, आधुनिकीकरण होता है। और उस समय जो इतिहास को अगर आप देखेंगे, भारत में एक राष्ट्रवाद चल रहा है और अंग्रेज़ों के साथ जो द्वंद्व है उसके कारण हमारे राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारत में समाजशास्त्र के इतिहास के साथ समागम करने वाली एक उत्कृष्ट प्रथम कीर्ति जो उन्होंने लिखी है, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देसाई के इस ग्रंथ के बाद कई विभिन्न विषय जैसे भारतीय राज, कृषक समाज व्यवस्था, प्रजातांत्रिक अधिकार, नगरीकरण, कृषक आंदोलन आदि पर लिखा। भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र नामक संपादित पुस्तक अपने विषय की एक प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। तो ये थी। ए आर देसाई का जन्म बड़ौदा में हुआ 1915 में, संभ्रांत परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी बड़ौदा में हुई, फिर बाद में सूरत और मुंबई में उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये है। और 1946 में जीएस घुरिये के निर्देशन में बम्बई विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि की। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था। और 1948 में पीएचडी शोध पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो इनकी पुस्तक है वो उनका रिसर्च था, टाइटल था। अपनी प्रतिभा के बल पर वे जल्द ही रीडर बन गए और 1967 में प्रोफेसर तथा विभाग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये था। और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से उनकी किताब प्रकाशित हुई जो उनको डिग्री मिली थी पीएचडी की। उनके द्वारा किए गए कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी विश्लेषण किया। ये पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई और जिन विषय पर देसाई ने काम किया वे हैं किसान आंदोलन, ग्रामीण समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण, ये समझिए, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य के स्वरूप, मानवाधिकार, इन सब कार्यों पर ए आर देसाई जो प्रोफेसर धुरिये के विद्यार्थी थे इस संदर्भ में अग्रणी हैं, जिन्हें अनवरत रूप से और पूर्ण कर्मनिष्ठा के साथ भारतीय समाज की यथार्थता की विविध पहलुओं को प्रस्तुत किया। उनकी कीर्ति है जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, वर्तमान में सक्रिय कारक, भारतीय राष्ट्रीयता के प्रमुख आयाम, कच्ची बस्तियाँ और भारतीय शहरीकरण, उसके बाद ग्रामीण समाजशास्त्र का उद्भव, समस्याएं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शहरीकरण के निहितार्थ, भारत में राज्य एवं समाज, भारत में कृषक संघर्ष, ग्रामीण भारत में संक्रमण काल, भारतीय विकास की डगर, भारतीय समाज का रूपांतरण। तो जो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व को जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रूपांतरण भारत में ब्रिटिश विजय का परिणाम था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को पूंजीवादी ढांचे में विकसित किया
अपार उद्योग और वित्त प्रबंधन इस दायरे में आ गए। ब्रिटिश सरकार के नवीन आर्थिक नीति ने पुरातन अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, जो सामंती अर्थव्यवस्था था। इसके फलस्वरूप नए उद्योग के विकास के कारण पुराने भौमिक और शिल्पकारों के संबंधों में बदलाव आया। ग्राम सामुदायिक कृषि तंत्र के स्थान पर नवीन कृषि स्वामित्व और निजी भूमि राष्ट्र चेतना का आविर्भाव हुआ। भारतीय राष्ट्रीयता की सामाजिक राष्ट्र पृष्ठभूमि। देसाई ने ब्रिटिश काल में उत्पन्न भारतीय राष्ट्रीयता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से विवेचन किया। उन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नज़रिए से उनके ग्रामीण और शहरी आंदोलन, जातियों, वर्ग संरचनाओं, सामाजिक गतिविधियों का, शिक्षा आदि आयामों का अध्ययन किया। एक्चुअली देसाई ने इस बात का प्रतिपादन किया कि जो अंग्रेज़ आए हैं भारत में, और अंग्रेज़ एक नया अर्थव्यवस्था लेकर के आए, नई पूंजी व्यवस्था लेके आए, नए उत्पादन के साधन लेके आए, नए उत्पादन के आयाम, मोड ऑफ प्रोडक्शन लेके आए, नए उत्पादन के जो उत्पादन के साधन और उत्पादन की प्रणालियाँ जो लाए भारत में, उसके कारण जो पुरानी अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई। और पुरानी जो सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी भारत पे, कृषि पे आधारित अर्थव्यवस्था थी, उनसे इनका टकराव हुआ। और इससे टकराव के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो इनका सार है। तो ये आपको समझना है। और ये क्वेश्चन आता है तो सकारात्मक देखिए, अब ए.आर. देसाई की विशेष रुचि आधुनिक पूंजीवादी राज्य रूपी विषय पर रहा है। इसी विषय को समझने में उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक निबंध में देसाई ने विस्तार पूर्वक इसकी विवेचनात्मक समीक्षा की है तथा इसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। देसाई ने कल्याणकारी राज की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया: सकारात्मक राज, लोकतांत्रिक राज, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब है। कल्याणकारी राज गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति तथा अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान करेगी। ये कल्याणकारी राज आय संबंधित असमानता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता है, जैसे धन संग्रह को रोककर अमीरों की आय से कुछ भाग को गरीबों में बांटना। क्या कल्याणकारी राज अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करता है? देखिए, ए.आर. देसाई ने कुछ ऐसे तरीकों का उल्लेख किया जिसके आधार पर कल्याणकारी राज द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण किया जा सकता है। तो बहरहाल ए.आर. देसाई का जो मुख्य है, चूँकि भौतिकवाद के आधार पे उन्होंने विश्लेषण किया, तो निष्कर्ष यही है कि ए.आर. देसाई ये चाह रहे थे कि जो अर्थव्यवस्था वहाँ से अंग्रेज ले करके आए, जो मोड ऑफ इकोनॉमी नहीं लाए, उत्पादन की प्रणाली, हमारी जो पुरानी उत्पादन की प्रणाली है, इन दोनों में एक संघर्ष हुआ। इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो है नई अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हुआ। चूँकि अंग्रेज शोषण करते थे, और शोषण के विरोध में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये है कुल मिलाकर के। चलिए, इसमें हम थोड़ा एम.एन. श्रीनिवास देखते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने, ये बहुत महान समाजशास्त्री हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है सोशल चेंज इन इंडिया, एम.एन. श्रीनिवास। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है। और मैसूर का अध्ययन इन्होंने किया है। नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। समाजशास्त्रीय अवधारणाओं पर क्रिया, इन्होंने बहुत सारे अवधारणाएँ दी हैं, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट को समझाया, संस्कृतिकरण के बारे में बताया, पश्चिमीकरण के बारे में बताया, और इन्होंने कुर्क का अध्ययन किया। बहुचर्चित संस्कृतिकरण की अवधारणा इन्होंने विश्व में प्रसिद्ध की। और इनके पीएचडी शोध निबंध का प्रकाशन था रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द कुर्क ऑफ साउथ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक ने पूरे विश्व में श्रीनिवास को सम्मान बनाया। श्रीनिवास का लेखन कार्य, श्रीनिवास ने भारतीय समाज और समाज के विभिन्न पहलुओं पर लेखन कार्य किया। धर्म, ग्रामीण समुदाय, जाति, सामाजिक और हर क्षेत्र में लेट क्लिफ ब्राउन के सामाजिक संरचना की अवधारणा से बहुत प्रभावित थे। लेट क्लिफ ब्राउन ऑक्सफोर्ड में उनके शिक्षक रहे थे। उनका लेखन दक्षिण भारत में किए गए गहन क्षेत्र कार्य पर आधारित है। तो उन्होंने क्या क्या किया, देखिए, उन्होंने अंतर्जातीय संबंधों के यथार्थ को समझने के लिए, उनकी सक्रियता दिखाने के लिए सैद्धांतिक उपकरणों के रूप में
कुछ विशिष्ट शब्द निर्मित किए। प्रबल जाति, जैसे प्रभुत्व जाति, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, ये सब आदि गांव के स्तर पर सत्तात्मक संबंधों के अध्ययन में उन्होंने प्रबल जाति की अवधारणा का प्रयोग किया। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर 1916 को मैसूर के आयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता जमींदार थे और मैसूर के ऊर्जा तथा बिजली विभाग में कार्यरत थे। श्रीनिवास की प्रारंभिक परीक्षा मैसूर राज्य में हुई और इन्होंने कुर्ग का अध्ययन किया। ये क्वेश्चन आता है, इनकी किताबों को देख लीजिए। मैरिज फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, ये बहुत मशहूर है। इन्हीं पे इनका थीसिस था। इंडियाज विलेज और कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर्स से, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये सब बहुत मशहूर किताब है। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर और द रिमेंबर्ड विलेज भी बहुत मशहूर है इनकी, रिमेंबर्ड विलेज, एम.एन. श्रीनिवास। ये सब क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं। डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, माई ब्रोदर डेज, डोमिनेंट कास्ट इन अदर एस्से, कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन ऑन लिविंग रिवोल्यूशन एंड अदर एस्सेस, सोशियोलॉजी इन इंडिया, विलेज कास्ट जेंडर मेथड्स, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग। गांव पर एम.एन. श्रीनिवास के विचार। एम.एन. श्रीनिवास को रुचि भारतीय गांव ग्रामीण समाज में विशेष बनी रही। गांव में रहकर कार्य करने का अनुभव उनके व्यवसाय तथा बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन्होंने एस.सी. दुबे तथा डी.एन. मजूमदार जैसे विद्वानों के साथ मिलकर भारतीय समाजशास्त्र में उस समय ग्रामीण अध्ययन को प्रभावशाली बनाया। एस.सी. दुबे और मजूमदार के साथ एम.एन. श्रीनिवास का मानना था कि गांव एक अनिवार्य सामाजिक पहचान है। इतिहास साक्षी है कि गांव ने अपनी एक एकीकृत पहचान बनाई है और ग्रामीण एकता ग्रामीण सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास ने ब्रिटिश प्रशासक और मानव वैज्ञानिकों की आलोचना की जिन्होंने भारतीय गांव का स्थिर, आत्मनिर्भर और छोटे गणतंत्र के रूप में चित्रण किया था। श्रीनिवास ने ऐतिहासिक और सामाजिक साक्ष्य के माध्यम से दर्शाया कि गांव में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। तो गांव में परिवर्तन को थोड़ा हम समझ लेते हैं। यहाँ उनका मानना था कि गांव कभी भी आत्मनिर्भर इकाई के रूप में नहीं रहे, विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक संबंधों से क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े रहे। एम.एन. श्रीनिवास ने 1948 में मैसूर के रामपुरा गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। एम.एन. श्रीनिवास उस समय गांव की जनसंख्या 1523 थी। गांव में 19 हिंदू जातियां मुसलमान रहते थे। रामपुरा का आधा भाग कृषि करता था। ओक्कालिंगा वहाँ सबसे बड़े भूस्वामी थे। अधिकांश जातियां अपना परंपरागत व्यवसाय करती थी, फिर भी व्यवसाय में परिवर्तन होने लगा था। ब्राह्मण कृषि करने लगे थे। निम्न जातियों के व्यक्ति दुकान चलाते थे, चावल की मिलें खोलने, मोटरों में काम करने लगे थे। गडरिया उन्होंने भेड़ पालन और कंबल बुनना छोड़कर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था। देखिए यहाँ पे श्रीनिवास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आलोचना किया था कि भारतीय गांव आत्मनिर्भर है, दुनिया से उनको मतलब नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारतीय गांव में परिवर्तन हमेशा होते रहे हैं और उसी परिवर्तन को श्रीनिवास दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों में बदलाव आ रहा था और लोगों में बदलाव कई स्तर पे आ रहा था। व्यवसाय में आ रहा था, लोगों के जीवन शैली में बदलाव आ रहा था और उसी क्रम में इन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की चर्चा की, संस्कृति की अवधारणा दी। दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विश्लेषण में एम.एन. श्रीनिवास ने इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैसूर में कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय एम.एन. श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों को कुछ प्रथाओं का अनुसरण करने और अनुकरण करने, अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाना, शराब का प्रयोग, पशु बलि आदि छोड़ने में लगे हुए थे। वे सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि जातीय संस्करण की प्रणाली में उनकी स्थिति ऊंची बन सके। तो ब्राह्मणों के वेशभूषा, तौर तरीके, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ों का अनुसरण करना, अनुकरण करना ही संस्कृतिकरण था। कि संस्कृतिकरण टर्म दिया। संस्कृतिकरण में एक जाति अपने निम्न जाति उच्च जाति का, वो उच्च जाति ब्राह्मण को पहले माना। तो उन्होंने ब्राह्मण जीवन को माना। तो वर्णन की प्रक्रिया करने हैं तो श्रीनिवास ने शुरू में इसको ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा देखा गया कि वहाँ पे जो प्रभुत्व जाति थी, यानी जिस जाति का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, कई जगहों पे क्षत्रिय का था। तो ब्राह्मणों को उन्होंने
प्रभुत्व नहीं माना और ब्राह्मणों को इमिटेट नहीं किया। तो इसलिए वहाँ पे अब बाद में चल करके श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन सोसाइटी में कूर्ग ऑफ साउथ इंडिया में गतिशीलता को व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण नामक कंसेप्ट का सृजन किया, क्योंकि ब्राह्मणीकरण वहाँ पे फेल हो रहा था। क्योंकि अदर जाति, जैसे आप बिहार में आप देख लीजिए यादवों का अनुसरण, उसी तरह आप कुर्मी देख लीजिए प्रभुत्वशाली है। तो जिस क्षेत्र में एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि उस क्षेत्र में जो प्रभुत्व जाति होते हैं उसको वो इमिटेट करते हैं, उसके तौर तरीके खान पान रीति रिवाज को अपनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड संस्कृतिकरण। तो संस्कृतिकरण को एक बार देख लीजिए, वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपनी रीति रिवाज और विचारधारा जीवन पद्धति को बदलता है, वो अपनाता है। जैसे खान पान के तरीके, रहने सहने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, इसमें आप देख लीजिए क्या क्या होता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जाति जनजाति समूह अपने से उच्च के मानदंडों को अपनाने का प्रयास करता है। उसके बाद निम्न जाति जनजातीय समूह अपनी वर्तमान स्थिति में उच्च स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करता है। संस्कृतिकरण जातीय आधारों पर खुलापन लाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल जाति में नहीं अपितु जनजाति में भी पाई जाती है। संस्कृतिकरण के द्वारा सामाजिक संरचना में ऊंचे पद स्थिति का दावा किया जाता है। और संस्कृतिकरण परिवर्तन की दोहरी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि निम्न जाति उच्च जाति से सिर्फ प्राप्त ही करती है, बल्कि उसे कुछ प्रदान भी करती है। तो श्रीनिवास ने स्वयं यह महसूस किया कि जिस प्रक्रिया ने निम्न जातियों को मैसूर में ब्राह्मणों के रीति रिवाजों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया, निम्न जातियों में उच्च जातियों के संस्कृतिकरण तरीकों का अनुकरण करने का एक सामान्य प्रवृत्ति का ही एक विशिष्ट उदाहरण है। बहुत से मामलों में उच्च जातियाँ अब्राह्मण थी। वे देश के विभिन्न भागों में क्षत्रिय जाति वैश्य आदि भी थी। तो जैसे हमने कहा बिहार में यादव, आपको यहाँ भी यूपी में यादव, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रभुत्व जाति सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण थी। संस्कृतिकरण की विशेषता, संस्कृतिकरण प्रक्रिया का संबंध निम्न हिंदू जातियों जनजातियों और कुछ अन्य समूहों से है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने से उच्च जातियों के जीवन विधि का अनुकरण किया जाता है। संस्कृतिकरण के आदर्श मॉडल एक से अधिक होते हैं, जाहिर सी बात है, कहीं कोई जाति प्रभावशाली होता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में अग्रिम समाजीकरण का विचार शामिल है। समाजीकरण क्या है पहले है, ताकि हमें अपने स्टेटस ऊंचा कर पाए। संस्कृतिकरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि पदमूलक परिवर्तन को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होती। इसको आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, सिर्फ पद बढ़ता है, पूरी संरचना में परिवर्तन नहीं आता। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिकरण को व्यक्त करती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी व्यक्ति या परिवार से नहीं होकर समूह से होता है। और बर्नार्ड कोहन तथा हेरोल्ड गोल्ड नामक विद्वान ने अध्ययनों के आधार पर प्रोफेसर श्रीनिवास ने बताया कि निम्न जातियाँ अपनी जीवन शैलियों का संस्कृतिकरण कर रही हैं, और ये सब है। तो कुल मिलाकर के संस्कृति असंस्कृतिकरण से काफ़ी फायदा हुआ है। संस्कृतिकरण के कारक क्या क्या हैं, प्रमुख स्रोत एवं कारक। जाति व्यवस्था के अंतर्गत न केवल विभिन्न जातियों को ही एक से दूसरे से उच्च निम्न माना जाता है, बल्कि व्यवसाय, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि में भी कुछ विशेष प्रकारों को उच्च तथा निम्न समझा जाता है। संस्कृतिकरण के कारण है परंपरागत जाति। प्रोफेसर श्रीनिवास ने आर्थिक स्थिति में सुधार, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति, शिक्षा, नेतृत्व, संस्थान की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृतिकरण के कारक माने हैं। जब किसी जाति के किसी एक भाग को लौकिक या सेकुलर शक्ति प्राप्त हो जाती है तो साधारणतः उच्च परिस्थिति के परंपरागत प्रतीकों, रिवाजों, कर्मकांडों, विचारों, विश्वासों और जीवन पद्धति आदि को अपनाने का अर्थ ये भी था कि विभिन्न संस्कारों के संपादन के लिए ब्राह्मण पुरोहित की सेवाएं प्राप्त करना। संचार तथा यातायात के साधनों के कारण भी संस्कृतिकरण हुआ है। मंदिर एवं तीर्थ स्थान संस्कृतिकरण के अन्य स्रोत रहे हैं। संस्कृतिकरण अवधारणा का आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बहुत सारे विद्वानों ने संस्कृतिकरण की आलोचना भी की है। अवधारणात्मक संबंधी
विरोधी बातें भी हुई। किसी समूह आर्थिक उन्नयन के बिना भी संस्कृतिकरण हो सकता है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा आर्थिक उन्नयन राजनीतिक शक्ति का संचय, शिक्षा नेतृत्व। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। आलोचना तो हर सिद्धांत का होता है। बी कुप्पुस्वामी, इसको आप देख लेंगे। और उसी के साथ उन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा भी दी। पश्चिमीकरण की अवधारणा को उन्होंने कहा पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया का द्योतक है जो भारतीय जनजीवन, समाज, संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसे जो अंग्रेज़ों के साथ 150 साल में अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किया, उस 150 साल में जो अंग्रेज़ों के साथ हम रहे, भारतीय संस्कृति प्रभावित हुई, उस दौरान उसको उन्होंने देखा है। पश्चिम सभ्यता से क्या क्या पश्चिमीकरण की व्याख्या करते हुए मैंने एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं, मैंने पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज के 150 वर्ष के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया कि उन समय में टेक्नोलॉजी में, संस्थाओं में, आइडियोलॉजी में, मूल्यों में क्या क्या परिवर्तन आया पश्चिमीकरण में। तो ये था एम.एन. श्रीनिवास के पश्चिमीकरण को भी एक नज़र हम देख लेते हैं। विशेषतः व्यापक अवधारणा है पश्चिमीकरण। फिर नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। अंग्रेजों द्वारा लाई गई संस्कृति को पश्चिमीकरण के संदर्भ में देखते हैं। एक जटिल प्रक्रिया है पश्चिमीकरण, चेतन और अचेतन प्रक्रिया है, दोनों है पश्चिमीकरण, जानबूझ के भी होता है नहीं भी। एक निश्चित प्रारूप का अभाव है। पश्चिमीकरण का संबंध किसी सामान्य संस्कृति से नहीं है, बल्कि पश्चिमी संस्कृति से अनेक मूल्यों का समावेश है। एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के परिणामों की व्याख्या दी। पश्चिमीकरण में कुछ मूल्यगत अधिमान निहित हैं। इनके लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसमें हमें मानवतावाद कह सकते हैं। हालांकि एक बड़ी आलोचना थी उनकी। पश्चिमीकरण के प्रभाव देखिए, भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभाव को हम यहाँ देख सकते हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन, इतने दिन जो अंग्रेज यहाँ पे रहे 150 साल में, तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखा गया। संस्कृतिकरण उसी का रूप है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया, संयुक्त परिवार में परिवर्तन आया, रीति रिवाज में परिवर्तन देखने को मिला, विवाह में परिवर्तन। जब इंडस्ट्री बने, उद्योग स्थापित हुआ, पश्चिमीकरण आया, तो लोग काम करने जाने लगे, तो सारी चीज़ें टूटने लगी, मूल्य टूटे, जाति, परंपरा, धार्मिक जीवन में परिवर्तन आया, धर्म का प्रभाव कम हो गया, व्यक्तिवादी तथा भौतिक मूल्यों में वृद्धि हुई, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, राजनीति में परिवर्तन आया, मानववाद का विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीयता का विकास भी हुआ, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आया पश्चिमीकरण के कारण, साहित्य में परिवर्तन आया, पश्चिमी सभ्यता को पढ़ने का मौका मिला, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार। अब संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण में अंतर। पश्चिमीकरण भारतीय समाज में होने वाले, संस्कृतिकरण भारतीय समाज में होने वाले एक अंतर्जनित प्रक्रिया है और वो एक बाह्यजनित प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण अत्यंत प्राचीन है, पश्चिमीकरण आधुनिक है। संस्कृतिकरण संकुचित है, पश्चिमीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण निम्न जाति होते हैं, पश्चिमीकरण में सभी जाति करती है। संस्कृतिकरण पद मूलक होता है, पश्चिमीकरण संरचना मूलक होता है। संस्कृतिकरण में आदर्श प्रतिमान में कोई वर्ण अथवा स्थानीय प्रभु जाति होती है, जबकि पश्चिमीकरण में पश्चिमी देश के तरीके होते हैं। संस्कृतिकरण शुद्धतावादी आदर्शों पर आधारित है, पश्चिमीकरण लौकिक आदर्शों पर आधारित है। संस्कृतिकरण अपेक्षाकृत अधिक गतिशील है, संस्कृतिकरण से ज़्यादा गतिशील पश्चिमीकरण है। संस्कृतिकरण एक विपरीत प्रक्रिया विपरीत प्रक्रिया है, जबकि पश्चिमीकरण विपरीत प्रक्रिया नहीं है। ये है संस्कृति के आधुनिकीकरण में अंतर। तो ये रहा कुल मिलाकर के इन्होंने और प्रभु जाति की भी अवधारणा दी। प्रभु जाति की अवधारणा उन्होंने 1959 में मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान विकसित किया। प्रभु जाति को परिभाषित करते हुए इसको समझ लिए, जब कोई जाति प्रभु कहलाती है
कोई भी जाति तब प्रभु कहलाती है जब वो संख्या के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली और प्रभावशाली हो। यानी संख्या अधिक हो, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति रखती हो। आर्थिक शक्ति भी हो और राजनीतिक शक्ति भी हो और संख्या भी हो। यह आवश्यक नहीं कि परंपरागत जाति पदक्रम में सोपान में सर्वोच्च जाति ही हो। तो समझिए, आर्थिक शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति हो और संख्या अधिक हो, पर वो जरूरी नहीं कि सोपान में ऊंचा हो। ऐसा एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं। आर्थिक संपन्नता भी हो सकती है। संबंधित गांव क्षेत्र में विशेष जाति के सदस्यों की अधिक संख्या, जिसकी अधिक संख्या होती है वो प्रभुत्व होता है जनरली। राजनीतिक प्रभुत्व का होना, ये सब कैरेक्टर है। जनसंख्यात्मक शक्ति हो, भूस्वामित्व भी होती है, आर्थिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, पाश्चात्य शिक्षा और व्यवसाय भी पाए जाते हैं उनके अंदर। जाति संस्थान में ऊंचे हो सकते हैं। तो ये सब है कुल मिलाकर के। तो प्रभुत्व जाति कोई भी हो सकती है। प्रभुत्व जाति जरूरी नहीं कि ऊंची जाति हो। तो और बिना प्रभुत्व जाति के उस विशेष क्षेत्र में संस्कृतिकरण नहीं हो सकता। यानी किसको इमिटेट करना है, ये इस पे निर्भर करता है कि उस एरिया में प्रभुत्व जाति कौन है। तो मैं समझता हूँ एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभुत्व जाति भी आप समझ गए हैं। अब ऐसी दुबे हम जानेंगे।